गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सोनेट्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सोनेट्स। टाइप्स ऑफ सोनेट्स में अपन डिफरेंट टाइप के सोनेट्स पढ़ेंगे। सोनेट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि सोनेट का पैटर्न क्या होता है, कितनी क्या लाइन होती हैं। तो फर्स्ट टाइप में अपन पढ़ेंगे पेट्रार्कन। या फिर इसी को अपन इटालियन या इसी पैटर्न को हम मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। मिल्टोनिक सोनेट तीनों नेम से एड्रेस करते हैं जो अभी सोनेट अपन पढ़ेंगे, पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक। जो आपके पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट हैं, इनको इन्वेंट किया था राइटर पेट्रार्क ने। ठीक है, इन्वेंट पेट्रार्क ने किया था। और ये जो पेट्रार्क हैं, इन्होंने अपनी जो सोनेट हैं वो इन्होंने एड्रेस की थी अपनी बिलवर्ड लोरा को। किसको की थी? बिलवर्ड प्रेमिका, जिसका नाम था लोरा। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो सोनेट होती हैं वो किसी न किसी को क्या की जाती हैं, एड्रेस की जाती हैं। तो जो पेट्रार्कन, इटालियन या मिल्टोनिक सोनेट हैं, अपन यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि सारी सोनेट ही लोरा को एड्रेस की जाती हैं। अपन ये कह रहे हैं कि इनको इन्वेंट सबसे पहले पेट्रार्क ने किया था और पेट्रार्क ने अपनी जो सोनेट्स थी वो एड्रेस की थी लोरा को। ठीक है, डिफरेंट राइटर हैं, वो किसको किसने एड्रेस किया है वो उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब पेट्रार्कन, इटालियन या मिल्टोनिक सोनेट की अगर अपन बात करें तो इनको डिवाइड किया गया है। ये डिवाइडेड रहते हैं, इनकी जो 14 लाइन है वो डिवाइडेड रहती हैं टू पार्ट्स में। क्योंकि सोनेट में क्या होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं एंड ये जो 14 लाइन्स होती हैं ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। किसकी? पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट की। जो ये दो पार्ट हैं जिनमें इनकी डिवाइडेड है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो बिगिनिंग पार्ट होता है उसे कहते हैं द ऑक्टेव। और जो एंडिंग और इसका जो क्लोजिंग पार्ट होता है उसे कहते हैं द सेस्टेट। अब ऑक्टेव पार्ट की क्या पहचान है? ये आपका जो वेरी फर्स्ट पार्ट, बिगिनिंग पार्ट होता है सोनेट का, विच कंटेन्स 8 लाइन्स। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सोनेट। मैं बार बार नाम नहीं लिख रही हूँ, अपने को पता है अपन ये सोनेट पढ़ रहे हैं। कंसिस्ट 8 लाइन्स। ऑक्टेव का मीनिंग ये 8 होता है। 8 सेस्टेट का मीनिंग होता है 6, तो ये 6 लाइन में जाएगा। तो वो रहे कि ये आपका सोनेट का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें आपकी क्या रहती हैं, 8 लाइन होती हैं। और ये जो 8 लाइन होती हैं ये आपकी 2 क्वार्टर में डिवाइडेड रहती हैं। क्वार्टर का मीनिंग होता है 4, तो मतलब 8 जो लाइन है वो 2 क्वार्टर में डिवाइड रहेंगे, मतलब 4 लाइन के 2 स्टेंजा रहेंगे आपके। अगर इनकी राइम स्कीम की बात करें, तो इनकी राइम स्कीम आपकी है, दोनों आपके जो क्वार्टर हैं उनकी राइम स्कीम है। फर्स्ट वाले की ए बी बी ए, फिर सेकंड वाले की भी सेम है, ए बी बी ए। ठीक है, तो आपका जो पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट है उसका जो फर्स्ट बिगिनिंग पार्ट होता है ऑक्टेव, उसमें आपकी टोटल 8 लाइन होती हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड रहती हैं, जिन्हें आप 2 क्वार्टर कहते हैं। और इन दोनों की राइम स्कीम रहती है आपकी ए बी बी ए और ए बी बी ए।
और जैसा कि हमने पहले जब सोनेट के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने कहा जो बिगिनिंग पार्ट होता है उसमें कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम को शो किया जाता है तो अपन ये कह सकते हैं इन दिस पार्ट a question or problem is put, मतलब इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन और प्रॉब्लम क्या की जाती है, पुट की जाती है। अब हम बात करेंगे सस्टेट पार्ट। सस्टेट इसका सेकंड पार्ट होता है, तो अपन कह सकते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ सोनेट। इसमें क्या रहता है, 6 लाइन्स रहती हैं, कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स। ठीक है, ये भी आपकी 3 लाइन का स्टेंजा है, उसको बनाती हैं। और इसके राइम स्कीम की अगर अपन बात करें, जनरली तो ये राइम स्कीम फॉलो करती हैं आपकी सी डी ई, बट इसमें आपको कुछ अदर राइम स्कीम भी मिलती हैं, अदर राइम भी आपको मिलेंगी। सी डी ई के अलावा आपको दूसरी राइम स्कीम मिल सकती हैं, जैसे सी डी सी, या फिर आपको मिल सकती है सी डी ई सी ई। ठीक है, तो मतलब टोटल आपकी पेट्रार्कन इटालियन और मिल्टनिक सोनेट की राइम स्कीम क्या बन सकती है, या तो बनेगी ए बी बी ए सी डी ई, या बनेगी ए बी बी ए सी डी सी, या फिर आपका लास्ट वन होगा ए बी बी ए सी डी ई सी ई। और जैसे कि हमने इधर देखा कि इसमें कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम रहती है, तो अभी कल हमारी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो आपका सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको कोई ना कोई जो ये प्रॉब्लम या क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर या सॉल्यूशन आपको सेकंड पार्ट जो होता है या जो एंडिंग पार्ट होता है उसमें मिल जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं आंसर एंड सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर और कोई सॉल्यूशन होता है, जो भी ये प्रॉब्लम या क्वेश्चन होता है जो कि ऑक्टेव पार्ट में कंटेंट रहते हैं, उसी का आंसर या उसी का सॉल्यूशन आपको किस में मिल जाता है, सेस्टेट में मिल जाता है। ये आपकी पेट्रार्कन और इल्टनिक सोनेट है। इसके अलावा इसके अंदर एक वोल्टा पार्ट होता है, वोल्टा पार्ट यहाँ होता है। ठीक है, वोल्टा पार्ट यहाँ होता है, यहाँ मतलब ये जो 8 लाइन से लेके 6 लाइन के बीच में आप टर्न करते हैं, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ टर्न करते हैं, इस क्वेश्चन से आंसर की तरफ टर्न करते हैं, इस टर्निंग पॉइंट को आप कहते हैं वोल्टा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ ए बी बी ए, ये आपका प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे सी डी ये आंसर हो गया, और इस क्वेश्चन से आप आंसर में आए ये पार्ट जो टर्निंग पॉइंट है उसे कहते हैं वोल्टा। तो नेक्स्ट देखिए, टर्निंग पॉइंट फ्रॉम octave to sestet is called वोल्टा। इसे आप क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऑक्टेव टू सेस्टेट वर्ड ही मिले, आपका ये जो वर्ड है ये ऐसे भी हो सकता है टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द क्वेश्चन टू आंसर, या आपका हो सकता है टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड वोल्टा, जिसे वोल्टा कहते हैं। अब अपन सेकंड पार्ट करेंगे। अभी अपन ने जो पेट्रार्कन मिल्टोनिक या इटालियन सोनेट की है उसका सेकंड पार्ट करते हैं, शेक्सपियरियन या इसी को आप इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन या इंग्लिश
सोनेट। तो हर सोनेट का एक अलग पैटर्न रहता है, तो अपन इसकी बात करते हैं। इसमें भी क्योंकि सोनेट की अपन ने पहले जो उनके मेन सबके कंबाइन रूल्स थे वो हमने सोनेट में पढ़े थे। तो सारी जो सोनेट रहती हैं आपकी कितने लाइन की रहती है, 14 लाइन की रहती हैं। तो अपन यहाँ पे भी कह सकते हैं दिस सोनेट also has 14 लाइन्स। ये सोनेट भी कितनी लाइन्स कंटेन करती है, 14 लाइन्स। ठीक है, वोल्टा पार्ट सब में ही होता है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन अपन जाएंगे तो वोल्टा यहाँ पे भी रहेगा। तो अपन ये कह सकते हैं दिस सोनेट also has a वोल्टा। इसमें भी एक वोल्टा रहता है। इन सोनेट की स्पेशलिटी ये है कि इनका जो मूड रहता है, उनका मेन थीम रहता है वो सैड या ग्लूमी रहता है। ठीक है, तो अपन मूड की बात कर सकते हैं। इनका जो मूड रहता है वो आपका रहता है सैड या ग्लूमी। अब ये वाली जो सोनेट है आपकी शेक्सपियरियन सोनेट, ये भी डिवाइडेड रहती हैं और वही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि एक बिगिनिंग पार्ट जाएगा या स्टार्टिंग पार्ट, एक एंडिंग या क्लोजिंग पार्ट रहेगा। इसमें जो बिगिनिंग पार्ट है इसमें 3 क्वाड्रेंट मिलेंगे आपको। 3 क्वाड्रेंट मैंने अभी बताया था 4 का, तो 3 है तो आपका 3 × 4 = 12। तो आपको 14 में से 12 लाइन स्टार्टिंग में मिल जाएंगी एंड इधर आपको 1 कपलेट मिलेगा। कपलेट क्या होता है, जो 2 लाइन्स को कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। तो 12 और 2 ये होगी आपकी क्या होगी 14। ये आपका जो पार्ट रहता है 3 क्वाड्रेंट वाला, ये आपका मेन आइडिया या जो थॉट होती है, मेन आइडिया या थॉट, या अपन कह सकते हैं जो प्रॉब्लम है या जो भी क्वेश्चन है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट है हमने ये कहा था सॉल्यूशन होता है या आंसर मिल जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं these two lines sums up यानी रिजल्ट निकालते हैं द पोइट्स मैसेज, कि पोइट का जो भी स्ट्रगल चल रहा है या जो भी माइंड में कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन चल रहा है उसका सम अप कर देते हैं ये 2 लाइन। अब इसमें राइम स्कीम की अपन बात करेंगे। राइम स्कीम क्या रहती है, शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की 3 क्वाड्रेंट जो पार्ट रहते हैं, ये 12 लाइनें, इनकी राइम स्कीम क्या रहती है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की राइम स्कीम रहती है ए बी, सेकंड की सी डी और थर्ड की ई एफ। ठीक है, इधर इसकी बात करते हैं राइम स्कीम की। तो इसकी राइमिंग स्कीम रहती है आपकी जी। 2 जो कपलेट हैं, एक कपलेट जो है आपका 2 लाइन वाला, इसकी आपकी राइम स्कीम रहेगी जी। तो ये डिफरेंस आपका जो भी आपने पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट देखी है और ये जो शेक्सपियरियन है। अब एक टाइप और रहता है आपके जिसका नेम है स्पेंसरियन सोनेट। तो स्पेंसरियन सोनेट की अगर आप बात अपन करें तो उसमें आपका राइम स्कीम जैसे है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, बाकी लगभग सेम ही है। तो अपन उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है आपका शेक्सपियरियन सोनेट जैसा ही है लगभग स्पेंसरियन। SPENSERIAN स्पेंसरियन सोनेट।
अपन ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो आपकी शेक्सपियरियन सोनेट है उसी का एक इम्पोर्टेंट वेरिएंट है, उसी से थोड़ा सा डिफरेंट, उसी का लगभग सिमिलर पार्ट है। इट इज़ ए एन इम्पोर्टेंट वेरिएंट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। यहाँ पे भी सेम शेक्सपियरियन सोनेट जैसा ही है, तो सेम ही है। यहाँ पे भी 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट ही हैं, तो अपन ये कह सकते हैं इट ऑल्सो हैज़ 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट। मतलब पहला जो पार्ट रहेगा उसमें आपकी 12 लाइन रहेंगी, जो आपके 4 लाइन के 3 स्टेंजा बनेंगे, और सेकंड आपका जो एंडिंग पार्ट है उसमें 2 लाइन का 1 स्टेंजा रहेगा। बट इनकी राइम स्कीम डिफरेंट है, ठीक है, राइम स्कीम, जिससे आपको पता चलेगा कि ये शेक्सपियरियन सोनेट है या स्पेंसरियन सोनेट है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी, बी सी बी सी, फिर सी डी सी डी। देखो ए बी बी सी, ये आपके 2 स्टेंजा हो गए, ये आपका तीसरा स्टेंजा है, तो ये तो हो गया आपके 3 क्वार्टरन। और जो 1 कपलेट है उसकी राइम स्कीम है ई। जबकि अपन ने थोड़ी देर पहले शेक्सपियरियन जो आपने सोनेट देखी थी, शेक्सपियरियन सोनेट जो अपन ने देखी थी, उसकी राइम स्कीम देखो अपने क्या देखी थी, उसकी राइम स्कीम देखी थी ए बी सी डी ई एफ और जी सी। तो देखो यहाँ दोनों की सेम है, बट यहाँ से ये इसी लाइन को वापस उठाता है, फिर नेक्स्ट रिपीट होती है, फिर वापस ये यहाँ पे ये इसी लाइन को वापस उठा, यहाँ पे देखो ये इनमें से वापस नहीं उठाता है, ये नई लाइन लेता है यहाँ पे सी, फिर डी सी डी, यहाँ पे भी पुरानी वाली को नहीं उठाता है, नई से स्टार्टिंग करता है। तो ये तो शेक्सपियरियन की है और ये आपकी स्पेंसरियन सोनेट की थी, बाकी पूरा सेम है। तो ये था आपका सोनेट का पार्ट। नेक्स्ट देखिए पोएट्री का पार्ट पढ़ेंगे, ओड। लास्ट में हमने जो पढ़े हैं सोनेट पढ़े थे, सोनेट के 3 टाइप पढ़े थे, अब ओड पढ़ेंगे, ठीक है। ओड है, ये भी आपका पोएम का ही फॉर्म है, पोएट्री का ही एक पार्ट है, लिरिक फॉर्म में होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, गा सकते हो। सोनेट को भी आप गा सकते थे, क्योंकि मैंने कहा था उसमें कि म्यूजिकल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जब आप म्यूजिकल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। ओड की सेकंड अपन बात करें तो ये एप्रिशिएट करने के लिए गाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। अब आप किस थिंग को, किस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि वो किसी पर्सन को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी प्लेस को, किसी स्थान की प्रशंसा की जा सकती है, किसी आइडिया की, मतलब आपकी कोई थॉट है उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, किसी वस्तु को, किसी थिंग को अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर इवन किसी एनिमल को भी आप क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी भी आप तारीफ़ कर सकते हैं। और जो है एक पोएम का रूप है और लिरिक फॉर्म होती है, और वो किसी पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग या एनिमल को अप्रिशिएट करने के लिए क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। ओड की अपन बात करें तो हालांकि लॉन्ग हो सकते हैं, बट नॉट वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। और जैसे कि अपन ने कहा है कि अप्रिशिएट करने के काम आते हैं, तो इसमें अपन ज़्यादातर इमेजिनेशन का यूज करते हैं।
और नॉर्मली अपन जैसे कि पोइट्री की डेफिनेशन देख रहे थे तो उसमें भी अपन ने क्लियर किया था कि पोइट्री का नेम ही इमेजिनेशन है, उसमें आप नॉर्मली इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं या अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो अपन यहाँ पे भी ले सकते हैं कन्वे इमोशंस। इमोशंस को आप क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। अब ओड के अगर टाइप्स की बात करें अपन यहाँ पे कि ओड कितने टाइप के होते हैं, तो आपकी जो ओड होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड। सेकंड है आपका होरेशियन ओड, और थर्ड वन है इर्रेगुलर। ज़्यादातर इर्रेगुलर ओड ही चलती हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका पिंडारिक, सेकंड होरेशियन, और थर्ड वन है आपका इरेगुलर। सबसे पहले अपन पिंडारिक ओड की बात करते हैं। पिंडारिक ओड है, इसको इन्वेंट किया था आपके ग्रीक राइटर हैं पिंडार, ठीक है। होरेशियन की अपन बात करें तो ये आपके लैटिन राइटर थे, होरास। अब अपन एक बार पिंडारिक को आगे चल के देखते हैं। जो आपकी पिंडारिक ओड है वो सॉन्ग होता है, और सॉन्ग होता है तो इसको सिंगिंग मतलब क्या किया जाता है, गाया जाता है। इस सॉन्ग को कहाँ गाया जाता है, पब्लिक प्लेस में। पब्लिक प्लेस में क्यों गाया जाता है, एप्रिशिएट करने के लिए। अपने अभी भी बात की थी एप्रिशिएट, और अपन कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। टू एप्रिशिएट और कॉन्ग्रेचुलेट एनी हीरो और हीरोइक डीड, मतलब किसी हीरो को या उसके जो हीरोइक डीड, साहसी कार्य थे, उनको आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनके कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो आप पिंडारिक ओड का यूज़ करते थे। अब पब्लिकली कोई चीज़ आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका वे जो रहता है वो थोड़ा सा क्या रहता है, फॉर्मल वे रहता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सिंगिंग का जो वे था वो था आपका फॉर्मल वे। और जो सिंगिंग की जाती थी, ठीक है, ये जो सिंगिंग की जाती थी ये आपकी सिंगिंग कोरस। कोरस क्या होता है, ग्रुप। कोरस में की जाती थी, समूह में की जाती थी, और इसको फॉलो किया जाता था विद द डांसर्स, फॉलोड बाय डांसर्स। मतलब जो भी गाना गाया जाता था उसको फॉलो करते थे डांसर्स। ग्रुप में ही डांसर होते थे, ग्रुप में ही लोग सिंगिंग वाले होते थे, और पब्लिक प्लेस पे इसको सिंग किया जाता था या परफॉर्म किया जाता था। किसके लिए, किसी हीरो या हीरोइक डीड को एप्रिशिएट या कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अब आपकी जो ये पिंडारिक ओड है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसी पिंडारिक ओड को ही, मतलब इसकी परफॉर्मेंस को, सॉरी इसको नहीं, इसकी परफॉर्मेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, स्ट्रोफी, जो परफॉर्म किया जाता था उससे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है स्ट्रोफी। स्ट्रोफी में क्या होता था, एक स्टेंजा, मतलब जो सॉन्ग है उसका स्टेंजा जो होता था उसको रिपीट किया जाता था इन कोरस, ठीक है। और सबसे मेन बात थी इसकी परफॉर्मेंस को एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि फॉर्मल है तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हो जाता था, तो इसको कह सकते हैं ये जो गाया जाता था, संग फ्रॉम वन साइड ऑफ स्टेज,
मतलब कि जैसे पूरा एक गाना है, उसके गाने का जैसे फर्स्ट पार्ट जो है, मान लो आपकी 12 लाइन का कोई सॉन्ग है, तो उसकी स्टार्टिंग के जो 4 लाइन है उसे स्ट्रोफी कहा जाता था और उसको कोरस ग्रुप में गाया जाता था। मतलब उसके लाइन्स को लोग क्या करते थे, रिसाइट करते थे, रिपीट करते थे। और ये जो स्ट्रोफी पार्ट, स्टार्टिंग जो लाइन है, वो जैसे कि मान लो आपका ये स्टेज है, इस पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, एक साइड में ये लोग कहाँ खड़े रहते थे, एक साइड में खड़े रहते थे। इससे अपन कैसे, ये कोई सा भी साइड हो सकता है, ये फिक्स नहीं था कि लेफ्ट या राइट। तो मान लो अपन ने कह दिया स्ट्रोफी। फिर सेकंड पार्ट है इसका एंटी स्ट्रोफी। अब देखो एंटी यानी विपरीत, तो इसी के जस्ट ऑपोजिट कोई पार्ट होता था। तो अब इसमें क्या होता था, अपन ये कह सकते हैं ये एक तरह से रिप्लाई होता था। और स्ट्रोफी, स्ट्रोफी का क्या होता था, रिप्लाई हो सकता था, एक तरह से आर्ग्यूमेंटिव वे होता था। ठीक है, मतलब इसका ये लोग अपनी नेक्स्ट लाइन के थ्रू क्या करते थे, रिप्लाई करते थे। और इसमें क्या होता था, इसको गाया जाता था संग फ्रॉम अनदर साइड ऑफ स्टेज। स्टेज का जो दूसरी साइड था, मतलब आपने सपोज इफ इधर स्ट्रोफी रखा तो इस स्टेज पे ये जो लोग खड़े रहते थे ग्रुप में, ये एंटी स्ट्रोफी, ये इन्हीं लाइन का इधर से क्या करते थे, रिप्लाई देते थे। ठीक है, इसके अलावा इसका थर्ड पार्ट है वो आपका यहाँ मिड में परफॉर्म होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ मिड में जो एक तरह से सोल्यूशन या कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा, वो लोग यहाँ पे मिड में आके फिर इसका क्या करते थे, एंडिंग करते थे। तो नेक्स्ट देखिए, ओड का ही आपका परफॉर्मेंस का पिंटरी कोड का थर्ड पार्ट है स्ट्रोफी, और एंटोस्ट्रोफी के बाद थर्ड पार्ट है आपका एपोड। और जैसे मैंने अभी लास्ट में ही बताया था कि ये मिड में परफॉर्म किया जाता था, और इसे आप क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन और समरी कह सकते हैं। और समरी कह सकते हैं किसकी, जिस मेन आइडिया या थॉट के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, मेन आइडिया, जो भी मेन आइडिया था आपका, किसी को आप अप्रिशिएट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। और ये जो आपका है, इसको क्या किया जाता था, संग किया जाता था या परफॉर्म किया जाता था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टेज। स्टेज के सेंटर से इसको क्या किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। ये आपका है पिंडारी कोड। नेक्स्ट वन अपन करते हैं होरेशियन ओड। होरेशियन ओड, अभी मैंने बताया था आपको कि जो लैटिन राइटर हैं, लैटिन राइटर होरास, इन्होंने होरेशियन ओड को क्या किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, ये आपकी जो होरेशियन ओड है, इसमें लिरिक रहती है, मतलब इसको क्या किया जाता था, गाया जाता था। और इसका जो राइटिंग स्टाइल है, जो होरेशियन आपकी जो ओड होती हैं, इनका जो राइटिंग स्टाइल होता है, वो या तो ये लिखी जाती है क्वार्टरन में, और इसमें या आपका जो राइटिंग स्टाइल है या कपलेट का होता था। मतलब या तो 4 लाइन के स्टेंजा आपको मिलेंगे या 2 लाइन के आपको स्टेंजा मिलेंगे। ठीक है, और जो आप इसको लिखते हो, तो क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो पिंडारी कोड है वो तो बहुत ही फॉर्मल वे होता था, इसको लोगों के सामने परफॉर्म किया जाता था। बट यहाँ इसका कोई भी स्ट्रिक्ट फॉर्मल वे नहीं होता था। तो अपन कह सकते हैं नो स्ट्रिक्ट रूल आर फॉलोड, कि कोई स्ट्रिक्ट रूल इसके लिए फॉलो नहीं
किए जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि इसमें जो मेन फोकस रहता है वो रहता है आपके पर्सनल टॉपिक पे, और आप अपने पर्सनल थॉट या पर्सनल जो भी ओपिनियन है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करें, ज़रूरी नहीं है। तो जब पर्सनल है तो इसको अपना अपना व्यक्तिगत है, और जहाँ पे पर्सनल होता है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल वे हो जाता है। जैसे कि आप लेटर लिखते हैं तो लेटर आप किसी पोस्ट को लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर रहते हैं, बट आप पर्सनल अपने जो निजी लोग हैं उनको लिखते हैं तो और इनफॉर्मल वे होता है। वैसे ही जैसे टॉपिक आपका अगर पर्सनल आ गया तो आपको ये आपका होरेशियो नोड, जिसका कोई स्ट्रिक्ट आपका कोई रूल फॉलो नहीं करना होता है आपको, इनके जो पर्सनल टॉपिक होते थे वो कौन कौन से हो सकते थे? लव के हो सकते थे, फ्रेंडशिप के हो सकते थे, और अदर कोई भी पर्सनल मैटर हो सकता था। उसमें अपन ने पिंडारिक में देखा था कि यहाँ पे क्या किया जाता था, सॉन्ग भी किया जाता था और डांस भी किया जाता था। यहाँ पे सिंग सॉन्ग है पर डांस नहीं है। डांस यहाँ पे क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये आपका क्या है, पर्सनल है, तो इसमें पब्लिक परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। तो अपन ये कह सकते हैं देयर विल नॉट बी एनी पब्लिक परफॉर्मेंस। क्योंकि वो पूरी पब्लिक के लिए आपके थॉट या ओपिनियन नहीं है, वो किसी पर्सनल व्यक्तिगत आपका जो रिलेशन है उसके लिए है। तो यहाँ पे क्या नहीं रहती है, कोई भी पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं रहती है। ठीक है, ये आपका सेकंड है होरेशियो नोड। अब थर्ड अपन करते हैं, इसी का थर्ड है आपका इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड या क्वालियन ओड भी अपन इसको कह सकते हैं। अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होरेशियन से भी ज़्यादा मोर फ्री, मतलब इसका भी कोई फिक्स फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, रिलैक्स्ड। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं नो फिक्स राइम, और नो फिक्स लाइन लेंथ। ठीक है, तो ये है आपका इरेगुलर ओड। तो आप मैंने जो ओड पढ़े हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, और ये आपका नेक्स्ट है इरेगुलर ओड। अब अपन बात करते हैं बैलेड की। सोनेट पढ़ लिए अपन ने, ओड पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे बैलेड। बैलेड का बात करें तो रियल मीनिंग ये बैलेर से बना हुआ है, स्कॉटिश वर्ड है, स्कॉटिश वर्ड बैलेर। और बैलेर का अपन प्रॉपर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डांस। डांस। अब देखो, हमेशा